Good morning to all. In the last topic, we have studied about the current relation between current and the drift velocity, and also we have done some numericals related to it. Now, we are going to discuss the dependence of resistivity on temperature. लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी करा था कि जो रेजिस्टिविटी है दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ ए मटेरियल, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, बट इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी, कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंडेंट है. हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में स्टडी करा था कि किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इक्वल टू m अपॉन में n e स्क्वायर इनटू में टॉ. हियर रो जो है दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल एंड m दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन or mass of the charge carrier. n is the number density of the charge carrier, कि पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास या पर यूनिट लेंथ में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं, दैट विल रिप्रेजेंट बाय द n. एंड E is the charge on electron and positive charge. Then tau is relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में स्टडी करा था. रिलैक्सेशन टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन करके फिर से मूव करेगा, रैंडमली मूव करेगा, फिर वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है, तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम पीरियड होगा दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम. नाउ फॉर अब जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेजिस्टिविटी की, वो हम दो इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं, फॉर मेटल्स एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन मेटल्स. मेटल्स के केस के लिए हम स्टडी करेंगे पहले फॉर मेटल्स. अब एक चीज आपने स्टडी करी होगी कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई नहीं करते हैं, इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रूम टेम्परेचर पर वो फ्रीली मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर. कंडक्टर मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटी, जो आपको लास्ट टॉपिक में यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने स्टडी करा था कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीज, और जो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो वो यहां पर अफेक्ट क्या डालेगी वो चीज हमने स्टडी करना है. अब एक चीज याद रखना, मेटल्स के केस में जो नंबर डेंसिटी है दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टिविटी, कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर डेंसिटी. तो हियर वी कैन राइट नंबर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि आप चाहे टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक क्यूबिक मीटर के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के केस में, वो इस चीज के इंडिपेंडेंट होते हैं, उस चीज पर डिपेंड नहीं करते हैं. अब उसके बाद जो है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए. रिलैक्सेशन टाइम हमने कहा था कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं तो नेक्स्ट कोलिजन में वो कितना टाइम लेते हैं दैट इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम. जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, और थर्मल वेलोसिटी अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती है तो वो ज्यादा
बार एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, यानी कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है कोलिजन की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन अगर इंक्रीज होती है, इन दैट केस रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होगा, यानी कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो घटेगा। इन सिंपल वर्ड अगर हम ये कहें तो हम ये कह देंगे कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, वी कैन से द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। थर्मल स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू विच दे मेड मोर कोलिजन, ड्यू टू विच चार्ज कैरियर मेड मोर कोलिजन। अब जितने ज्यादा कोलिजन होंगे रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा। सो यहां पर हम एक हाईलाइट करके लिख देते हैं, सो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। तो एक बात हमने यहां पर स्टडी करी है कि अगर जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम उस केस में डिक्रीज करता है, या थर्मल वेलोसिटी उस केस में इंक्रीज करेगी और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज करेगा। अब रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से आप देख सकते हो कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली हम यहां पर यह कह सकते हैं कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, resistivity will also increase। कि मेटल्स के केस में रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। अब हमने इसी के अंदर स्टडी करना है कि जो रेजिस्टिविटी है उसका रिलेशन क्या होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ। इन +1 क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट the relation between linear expansion, areal expansion and volume expansion. The relation between resistivity and temperature, we can say the relation between temperature and resistivity is, इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या डेल्टा टी की जगह टी माइनस टी नॉट। दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। यहां पर रो जो है दैट इज द रेजिस्टिविटी एट हाई रेफरेंस टेम्परेचर। जो रो है दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल एट हाई वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, एंड जो रो नॉट है दैट इज रेजिस्टिविटी एट लो रेफरेंस टेम्परेचर। यानी कि कम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो हम रेजिस्टिविटी को रो नॉट लेंगे, अगर टेम्परेचर हम ज्यादा ले रहे हैं तो उस केस में रेजिस्टिविटी को रो के साथ कंसीडर करेंगे। अल्फा जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हमने अल्फा के लिए इसके एसआई यूनिट्स को कैलकुलेट करना है कि व्हाट शुड बी द यूनिट्स या
यूनिट्स ऑफ द अल्फा। तो यहां से इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है कि रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। टी जो है हायर रेफरेंस टेम्परेचर है और टी नॉट जो है दैट इज द लोअर वैल्यू ऑफ द रेफरेंस टेम्परेचर। तो रो माइनस रो नॉट अपॉन में रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू अल्फा। अगर रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी को आप घटाओगे तो आंसर में हमें रेजिस्टिविटी ही मिलेगा। तो यहां पर रेजिस्टिविटी के यूनिट दैट इज ओम मीटर डिवाइडेड में अगेन हमारे पास रेजिस्टिविटी है तो यहां पर भी रेजिस्टिविटी के ही यूनिट आएंगे। तो इस चीज के यूनिट और इस चीज के यूनिट आपस में कट हो जाएंगे। जब टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाओगे तो हमें आंसर में टेम्परेचर ही मिलेगा। तो इसलिए अल्फा के जो एसआई यूनिट आ जाएंगे दैट इज पर डिग्री सेल्सियस। नाउ अल्फा इज इक्वल टू वी कैन राइट ओवर हेयर दैट इज डी ऑफ रो अपॉन में डी टी इंटू में 1 अपॉन में रो नॉट दैट इज चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। तो हम अल्फा को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इंक्रीज इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी एज इंक्रीज इन द टेम्परेचर पर यूनिट रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटीरियल। फिर से इसको ध्यान से सुन लो कि इट इज डिफाइंड एज या अल्फा इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी, इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर यूनिट रेजिस्टिविटी फॉर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी for the unit increase in the resistivity. For metals, alpha is almost positive. For metals, the value of alpha is positive. कुछ एक मेटल्स जैसे कॉपर हो गया उन केस में अल्फा की जो वैल्यू होती है दैट इज 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। फॉर सम मेटल दैट इज फॉर कॉपर और एनी अदर टाइप्स ऑफ मेटल, कई तरह के जो मेटल्स हैं, या फॉर सम मेटल्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑफ रेंज या 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में जो अल्फा की जो वैल्यू है दैट विल बी लेस। और कुछ एक मेटल्स जैसे फिर अगेन कॉपर हो गया, द वेरिएशन बिटवीन टेम्परेचर एंड द रेजिस्टिविटी इज नॉट अ लीनियर, दैट विल बी अ कर्व। कि कुछ एक मेटल्स फॉर एग्जांपल for copper the variation between resistivity and temperature is non-linear। अगर हम ग्राफ बनाते हैं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में तो दैट विल बी ए कर्व। तो हमारे पास अगर इस तरह का ग्राफ बनता है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में तो वो हमारे पास एक तरह से एक कर्व आता है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन आता है। बट इन केस ऑफ अलॉय
से नाइक्रोम है, नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि वो ज्यादा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती। बल्कि अगर हम बात करते हैं मैग्नीन की, तो मैग्नीन की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के लगभग इंडिपेंडेंट होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो अलॉय हैव सम वैल्यू ऑफ या हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि जो अलॉय होते हैं, अलॉय हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। मेटल्स के कंपैरिजन में अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। तो इस केस में हम रेजिस्टिविटी को रिप्लेस कर देते हैं रेजिस्टेंस के साथ। हमें पता है कि रो R इज इक्वल टू रो इंटू में L अपॉन A। तो यहां से रो की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी R A अपॉन में L, और A और L यहां पर किसी भी कंडक्टर के लिए सेम रहेंगे, तो R रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के। तो हम इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा टी, वेयर R इज रेजिस्टेंस एट हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, R नॉट is the resistance at low value of temperature, alpha that is coefficient of temperature coefficient, and T is temperature. सुल्ले बोला now next we will do temperature dependence of semiconductor and insulator, that is relation between resistivity and temperature in case of semiconductor and insulators. So we can write it under heading for semiconductor and इंसुलेटर, कि सेमीकंडक्टर के केसेस में जो रिलेशन रहेगा बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वो किस तरह से जो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे दैट इज फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हमने रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना है फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए। इस केस में फॉर सेमीकंडक्टर्स के केस में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि सेमीकंडक्टर के केस में रिलैक्सेशन टाइम जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। कंडक्टर्स के बिल्कुल अपोजिट, कंडक्टर्स में रिलैक्सेशन टाइम डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के ऊपर, बट इंसुलेटर के केस में या सेमीकंडक्टर के केस में जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इस पर डिपेंड, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसमें सेमीकंडक्टर के केस में जो नंबर डेंसिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो यहां पर हम एक चीज यहां पर लिख देंगे कि इन दिस केस या इन सेमीकंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट नंबर डेंसिटी जो है
that will depend on the temperature. In semiconductor, number density, that is small m, depend on temperature. That is according to the relation, जो इनके बीच में रिलेशन रहेगा टेम्परेचर और नंबर डेंसिटी और रेजिस्टिविटी के बीच में, दैट इज n, दैट इज नंबर डेंसिटी एट टेम्परेचर T, दैट इज इक्वल टू n नॉट, दैट इज नंबर डेंसिटी एट लोअर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एनर्जी गैप, दैट इज माइनस ऑफ Eg. Eg जो है यहां पर, दैट इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. कोई भी सेमीकंडक्टर तभी कंडक्ट करता है जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है. कि सेमीकंडक्टर के केस में जो वैलेंस बैंड होता है वो नीचे होगा और कंडक्शन बैंड जो होता है वो थोड़ा सा वैलेंस बैंड से ऊपर होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एनर्जी गैप. अगर सेमीकंडक्टर को कंडक्ट करवाना है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज डिनोटेड बाय Eg, दैट इज वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप, इनटू डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस, एंड इनटू में टेम्परेचर के. दिस इज द एक्सपोनेंशियल रिलेशन बिटवीन नंबर डेंसिटी एंड टेम्परेचर. अब यहां से हम ये चीज इस तरह से लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी के, कि रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी नंबर डेंसिटी के. तो हम यहां से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में रो, दैट इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में रो नॉट, that is resistivity at 0 Kelvin into e raised to power minus of Eg upon में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट into में टेम्परेचर. और अगर हम इन वैल्यूज को ऊपर ले जाएं तो रो एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो नॉट e raised to power, अब रो ऊपर चला गया, ये पावर नीचे जानी चाहिए थी तो यहां पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस Eg, दैट इज एनर्जी गैप अपॉन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में टेम्परेचर. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. पर जो मेन स्ट्रेस आप रखोगे वो रखोगे आप इस चैप्टर के अंदर फॉर मेटल्स. जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा पेपर्स में आता है वो मेटल्स के केस के लिए आता है. जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब आप पढ़ोगे 9th यूनिट के अंदर, तब हम इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे. Now next we will do some numericals related to the temperature variation of resistance. Our first question is, the potential difference of 200 volt is applied to a coil at 15 डिग्री सेल्सियस. कि कोई कॉइल है जिसकी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम 200 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवा रहे हैं, एंड देन करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लो थ्रू इट. What will be the mean temperature of the coil when the current has fallen to 5 ampere, the applied voltage being same as before, and alpha at 0 degree Celsius is 1 upon 234 per degree Celsius. देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक कॉइल है
मान लो एक कॉइल हम कंसीडर कर लेते हैं, से दिस इज एनी कॉइल। अब इस कॉइल को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट करा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के साथ हमने कनेक्ट करा है, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इस कॉइल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी 200 वोल्ट। और जो करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल के अंदर, मान लो आई बी द करंट flowing through this coil from positive terminal to negative terminal, तो करंट की जो वैल्यू है that will be 10 एम्पियर। I is equal to 10 एम्पियर। पहले केस के अकॉर्डेंस में कि जब हम 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और करंट जो है वो 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, इस केस में जो टेम्परेचर T1 है that will be 15 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था तब ये हमारे पास एक कंडीशन यहां पर गिवन है। अब सेकंड केस में क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द मीन टेम्परेचर, कि अब मीन टेम्परेचर क्या होगा व्हेन करंट हैज फॉलन टू 5 एम्पियर। अब कॉइल तो वही रखी है हमने, ये पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब ये कॉइल आ गई, अब इस कॉइल में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और इसने एक और चीज गिवन दे रखी है कि द अप्लाइड वोल्टेज बीइंग सेम एज बिफोर, कि जो वोल्टेज है वो सेम रह रही है, यानी कि 200 वोल्ट ही रह रही है। तो इस केस में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अब यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंस आ रही है रेजिस्टेंस की, यहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह रही है, टेम्परेचर के चेंज होने के कारण इस कॉइल के रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था तब रेजिस्टेंस कितनी है हमें पहले वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल एट 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे, सिंपली ओम्स लॉ हम यहां पर लगाएंगे, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस एट 15 डिग्री इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो V की वैल्यू 200 वोल्ट, I हमारे पास है 10 एम्पियर, तो 10 और 0 कैंसल आउट, तो हमारे पास रेजिस्टेंस एट 15 डिग्री सेल्सियस आ गई 20 ओम। अब T2 टेम्परेचर, हमें यह टेम्परेचर नहीं पता है, यहां पर टेम्परेचर कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन हमने पढ़ा था कि आर टी, दैट इज रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर, इज इक्वल टू R naught, resistance at lower value of temperature, that is R naught, 1 plus alpha T. This is the relation between resistance and temperature. तो सबसे पहले तो पहली कॉइल के लिए हमने रेजिस्टेंस निकाल दी, तो अब दूसरे केस के लिए हमने अगेन यहां पर इस कॉइल की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल एट T2 डिग्री सेल्सियस, अब हमें टेम्परेचर नहीं पता है तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया T2 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहां पर रेजिस्टेंस एट T2 इज इक्वल टू V अपॉन में I के। अब V हमारे पास गिवन है 200 वोल्ट है और करंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है 5 एम्पियर के ऊपर सेकंड केस के लिए, तो ये हमारे पास आ गया 40 ओम। तो दूसरे केस के लिए जो टेम्परेचर है वो 40 ओम के बराबर हमारे पास आ गया। अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले आर टी, पहली रेजिस्टेंस के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने यहां लिखा है, आर टी इज इक्वल टू
आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी 1। पहले टेम्परेचर जो है वो T1 है, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस है। तो आर टी दैट इज रेजिस्टेंस एट 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी जगह हम यहां पे लिख देंगे रेजिस्टेंस एट 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट लोवेस्ट वैल्यू। इसको एज इट इज रख दो क्योंकि आर नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता अभी। 1 प्लस अल्फा वी हैव, T1 वी हैव, तो यहां से हम ये चीज कैलकुलेट कर लेंगे। R15 दैट इज, या इसको एज इट इज ही रहने दो, R15 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन में 234 इंटू T1। T1 हमारे पास आ गया 15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू आर नॉट 234 प्लस 15 अपॉन में 234। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे that is equal to R naught into 5 and 4 9 4 2 249 divided by 234। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई एट 15 डिग्री सेल्सियस पर। उसी तरह से रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, या सॉरी T2 डिग्री सेल्सियस, resistance at T2 degree Celsius we can calculate RT2 is equal to R naught into में 1 plus alpha T। अल्फा की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर हम यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज T2 की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RT2 एज इट इज रहने दो, R naught 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन 234 अल्फा सॉरी T2 के बराबर। एलसीएम ले लो यहां पे भी, तो ये एलसीएम हमारे पास आ गया R नॉट 234 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 234, दैट इज द वैल्यू ऑफ RT2 से दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब यहां से हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या 2 डिवाइडेड बाय 1 से हम T2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब सिंपली हम यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड 2 एंड 1, डिवाइड 2 एंड 1, तो RT2 डिवाइडेड बाय RT1 इज इक्वल टू, T2 की वैल्यू हमारे पास है R नॉट 234 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 234 इंटू 234 डिवाइडेड बाय 249 इंटू में R नॉट। डिवाइड हमने इसको कर दिया सेकंड और फर्स्ट को। RT2 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, दैट इज फाइनल डिग्री पर जो हमने टेम्परेचर निकाला था उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 40 ओम, और रेजिस्टेंस एट T1 दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस था वो हमने कैलकुलेट करके निकाला था 20 ओम के इक्वल। तो दैट इज इक्वल टू आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 234 से 234 कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास रह गया 234 प्लस T2, तो दैट इज 2 इज इक्वल टू 234 प्लस T2, और T2 की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ गई 232 माइनस।
और यहां पे हम एक चीज और भूल गए, डिवाइडेड बाय 249। तो यहां से अब आगे ये आ गया 2 इंटू में 249 माइनस 234 इज इक्वल टू T2। 1894 माइनस 234 इज इक्वल टू T2। 498 minus 234, that is 264 सेल्सियस। तो T2 की जो वैल्यू है दैट इज 264 डिग्री सेल्सियस पर जो करंट होगा दैट विल बी 5 एम्पियर। Our next question is the temperature coefficient of resistivity for two metals A and B are 0.0031 degree per degree Celsius and 0.0068 per degree Celsius respectively. Two resistors R1 and R2 are made from the material A and B respectively, having the resistance of 200 ohm and 100 ohm at 0 degree Celsius. Show the diagram of color code of a carbon resistor that would have the resistance equal to series combination of R1 and R2 at a temperature of 100 degrees Celsius. Neglect the tolerance of carbon resistor. आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 या 3 लाइंस का क्वेश्चन है जिसको हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करो। फर्स्ट जो है इसने दे रखा है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर टू मेटल्स ए एंड बी, कि हमारे पास 2 मेटल्स हैं ए एंड बी। मान लो इसको हम एक रफली बना देते हैं कि एक मेटल ए आ गई और दूसरी मेटल हमारे पास बी आ गई। ए के लिए अल्फा की जो वैल्यू है फॉर मेटल ए, अल्फा इज इक्वल टू 0.0031 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, और बी के लिए अल्फा की वैल्यू, इसको हम अल्फा 1 मान लेंगे और इसको हम अल्फा 2 मान लेंगे। अल्फा 2 की जो वैल्यू है दैट विल बी 0.0068 पर डिग्री सेल्सियस। अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में कि द टू रेजिस्टर R1 एंड R2 आर मेड फ्रॉम दिस मटीरियल्स, कि ए मटीरियल से तो हम रेजिस्टेंस R1 बना रहे हैं और बी मटीरियल से हम रेजिस्टेंस R2 बना रहे हैं। तो डायग्रामेटिकली इसको मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये R1 पहली वायर से हमने बना दिया और दूसरी वायर से जो रेजिस्टर है उसको हम डिनोट कर देंगे R2। ये दूसरी वायर या दूसरे मटेरियल से हमने रेजिस्टर्स को बना दिया। अब इनकी जो रेजिस्टेंस है वो 200 एंड 100 ओम है। इसकी रेजिस्टेंस 200 ओम और R2 की वैल्यू 100 ओम है। जब टेम्परेचर, अब यहां पर इसने एक और कंडीशन दे दी कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसने यहां पर हमें रिलेट करने के लिए कहा है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को। तो जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस थी तब हमारे पास रेजिस्टेंस ये आ गया। अब हमने क्या बनाना है, कलर कोड रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टर को ड्रॉ करना है जब that would have the resistance equal to series combination of R1 and R2 at 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि एक इन दोनों मटेरियल्स को मिलाकर एक कार्बन रेजिस्टर हमने बनाना है। आप कार्बन रेजिस्टर हमने पहले भी पढ़ा था जिसमें हमने वो करे थे जो उसको याद रखने के लिए वैल्यूज बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, दैट इज ब्लैक ब्राउन और इस तरह से। तो वो वैल्यूज हमने यहां पर कैलकुलेट करनी है, कलर्स निकालने हैं। 3 स्ट्रिप्स
इसने हमें लेने के लिए कहा हुआ है। पहली दो स्ट्रिप्स नंबर्स के लिए, तीसरी स्ट्रिप मल्टीप्लायर, और जो चौथी स्ट्रिप है दैट इज टॉलरेंस, उसको इसने कहा है कि उसको निगलेक्ट कर दो। तो इन दोनों मटेरियल्स को ज्वाइन करवा के, किसमें, सीरीज के अंदर ज्वाइन करवाना है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ये क्वेश्चन तो सीधा हो गया कि 100 प्लस 200 300 ओम का रेजिस्टेंस बनना चाहिए, पर यहां पर इसने एक और कंडीशन हमारे पास दे दी है कि अगर आप इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ते हो, कब, जब टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो हमारे पास रेजिस्टेंस तो इन दोनों की है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस कितनी आएगी वो चीज हमें नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस, इस पहले रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस, ए मटेरियल की रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी इक्वल टू R नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 T1, और T1 या T1 ही कंसीडर करो इसको। T1 की वैल्यू अब हमारे पास क्या रहेगी, यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगी, तो यहां पर सिंपली अल्फा 1 इंटू T हम लिख देंगे। और दूसरे मटेरियल की दैट इज RB एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा 2 इंटू में T। ये तो T1 0 डिग्री सेल्सियस जब है, तो पहले रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है, पहले रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम है। अब ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो अब रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हमने फार्मूला लगा दिया पहले रेजिस्टेंस के लिए, ए मटेरियल के लिए, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस बराबर है R नॉट 1 प्लस अल्फा 1 T, और दूसरे मटेरियल की जो रेजिस्टेंस थी वो थी 100 ओम। कब, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। पर अब हमने टेम्परेचर क्या लेना है, 100 डिग्री सेल्सियस। देन वी विल राइट द वैल्यू ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज R नॉट 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा T। तो अब यहां पर R नॉट की जगह यहां पर R1 ले लो और यहां पे R2 ले लो, यानी कि लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पर अगर हम, ये हमारे पास अब नई रेजिस्टेंसेस आ गई, इसको पहली को हम मान लेते हैं R1 बराबर है दिस, और R2 इज इक्वल टू RB एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है। ये पहली जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर एट 100 डिग्री सेल्सियस। R2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे रजिस्टर की रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो R1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, अब कार्बन के केस में क्या बोला है इसने कि कार्बन की टोटल जो रेजिस्टेंस है, यानी कि कार्बन रजिस्टर की जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर हम इन दोनों को, जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस का, उन दोनों को जब सीरीज में जोड़ोगे तो उसके बराबर है। तो यहां पर R1 की जगह हम लिख देंगे R1 डैश मान लो, इसको R2 डैश मान लो, R1 डैश R2 डैश। तो R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T की जगह T प्लस R2 इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 आ जाएगा यहां पे, और यहां पे अल्फा 2 इंटू T दोनों के लिए सेम है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। R1 इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 200 ओम, 1
प्लस अल्फा वन की वैल्यू हमारे पास है 0.0031, 0.0031 इंटू टेम्परेचर हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस R2 की जो वैल्यू है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हमारे पास है 100 ओम। तो 100 इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू जो है दैट विल बी 0.0068। तो 0.0068 इंटू टेम्परेचर सेम 100, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको सॉर्ट कर लो। 200 1 प्लस 31.31 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.31 आ गया, प्लस 100 इंटू 1 प्लस 0.68, 100 के साथ हमने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 200 इंटू 1.31 प्लस 100 इंटू 1.68। जब इसको हम सॉर्ट करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 131। इसको हमने सिंपली लिख दिया, डेसिमल्स को हटा दिया, और यहां पर भी डेसिमल्स अगर हटाओगे तो हमारे पास यहां पर बच गया प्लस 168। तो ये कट गया, 100 और 00 कट होगी, 262 प्लस 168। तो जब आप इसको ऐड करोगे दैट विल बी 430 ओम, 430 ओम के बराबर। तो जो नेट रेजिस्टेंस आई 100 डिग्री सेल्सियस पे दैट इज 430 ओम। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, दैट इज 43 इंटू 10 रेज टू पावर 1 ओम। क्योंकि जब भी हम कलर कोड लिखते हैं तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर्स के लिए और थर्ड जो डिजिट होता है दैट इज मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास आ गया 4, सेकंड डिजिट आ गया हमारे पास 3, और जो थर्ड डिजिट है यानी कि मल्टीप्लायर है दैट इज 10 रेज टू पावर 1। तो 4 जो है दैट इज असाइन फॉर बी रॉय, 0 1 2 3 एंड 4 दैट इज येलो कलर। तो फर्स्ट जो स्ट्रिप होगी इस कार्बन रजिस्टर की दैट इज येलो। देन 3 बी रॉय, R O ऑरेंज, दैट इज थर्ड कलर इज ऑरेंज, यानी कि सेकेंड स्ट्रिप जो आएगी वो ऑरेंज आएगी। मल्टीप्लायर 10 रेज टू पावर 1 दैट इज 10 रेज टू पावर 0 होती है ब्लैक के लिए, और ब्लैक ब्राउन बी रॉय दैट इज ब्लैक एंड ब्राउन के लिए पावर आ जाएगी 10 रेज टू पावर 1। तो ये थर्ड स्ट्रिप हमारे पास होगी ब्राउन। तो दिस इज द कलर कोड ऑफ द गिवन रजिस्टर, येलो ऑरेंज ब्राउन। The temperature coefficient of resistance wire is 0.00125 per degree Celsius at 300 Kelvin. Its resistance is 1 ohm. कि कोई रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है 300 केल्विन के ऊपर। एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 2 ओम, कि हम टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करें कि जो उसकी रेजिस्टेंस है वो 2 ओम हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन है दैट इज वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस, और 125 इंटू 10 रेज टू पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा की वैल्यू आ गई, टेम्परेचर केल्विन में है
पर हमारे पास अल्फा सेल्सियस में है तो हम टेम्परेचर को सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर 300 केल्विन जो है दैट विल बी इक्वल टू 300 केल्विन इज इक्वल टू 300 माइनस 273। इसमें से हम 273 को लेस कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर जो आ जाएगी दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज R1 इज इक्वल टू 1 ओम के। अब सेकंड केस में क्या दिया है कि टेम्परेचर क्या हो ताकि जो नई रेजिस्टेंस है दैट इज R2 जो है दैट इज 2 ओम है। टेम्परेचर वी हैव टू कैलकुलेट कि किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 2 ओम के बराबर होगी। अगेन हम रिलेशन लगाएंगे बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। पहले तो फर्स्ट केस के लिए लगा दो R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1। अल्फा T1 हमारे पास गिवन आ गया पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। ये सेकंड केस के लिए आ गया। T1 की वैल्यू हमें पता है, T2 वी हैव टू कैलकुलेट। दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। तो डिवाइड सेकंड एंड फर्स्ट। तो बाय डिवाइडिंग इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। डिवाइड 2 एंड 1। R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू R0 से R0 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस अल्फा T2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा T1। इसको हमने डिवाइड करके यहां पे लिख दिया। तो R2 अपॉन R1, R2 हमारे पास 2 ओम है डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 1 प्लस अल्फा T1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस सिंपली 2 प्लस 2 अल्फा T1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 के बराबर। तो इसको शॉर्ट करेंगे तो यहां से हमें T2 की वैल्यू चाहिए तो इसको शॉर्ट करके लिख दो दैट विल बी 2 1 प्लस 2 अल्फा T1 इज इक्वल टू अल्फा T2 के बराबर। तो यहां से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा T1 अपॉन में अल्फा के। तो अब यहां पर वैल्यूज पुटअप कर दो। 1 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 पॉइंट या 125 या इसको पॉइंट्स में लिख लो 0.00125 इंटू T1। T1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस इंटू 27 डिवाइडेड बाय अल्फा 0.00125। तो अब इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट नाउ जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.0675 डिवाइडेड बाय 0.00125 और 1.0675 डिवाइडेड बाय 0.00125। जब इसको हम सॉर्ट कर लेंगे तो आंसर विल बी 854 डिग्री सेल्सियस। और जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इसको 273 इसमें ऐड कर दो दैट इज 7 12 11 दैट इज
1127 केल्विन के बराबर।